नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है रामाश्री गुरुकुलम पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 12 कंप्लीट करेंगे, जो हम लोग का लास्ट चैप्टर होगा। बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप। ठीक है, ये हम लोग का लास्ट चैप्टर है यूनिट 1 का। जो हम लोग का यूनिट 1 था, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार, ये हम लोग का पहला यूनिट है और इसमें टोटल 12 चैप्टर था और 12वां चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका हम एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं जिसमें 12 चैप्टर हैं। ठीक है, तो अगर कोई लोग नए जुड़े हैं हमसे तो आराम से प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हम थ्योरी प्लस जो मॉडल क्वेश्चन दिया गया है, हर एक चैप्टर में 25-25 मॉडल क्वेश्चन है। तो इस तरह से 12 चैप्टर में करीब 300 मॉडल क्वेश्चन है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है। तो इस तरह से आप लोग का 300 MCQ भी प्रैक्टिस हो जा रहा है और थ्योरी भी प्रैक्टिस, मतलब थ्योरी भी आप लोग का कवर हो जा रहा है। ठीक है, और उधर हम अमित किशोर का जो बुक है उससे हम यूनिट 1 370 प्रश्न था उसमें, यूनिट 1 में, तो उसमें सारा हम 370 प्रश्न कवर कर लिए हैं। उसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उसमें 6 से 7 वीडियो है। ठीक है, 6-7 वीडियो में सारा 370 प्रश्न हम कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से जाके अमित किशोर का जो वीडियो बनाया है वो भी जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग का करीब 700 प्रश्न यूनिट 1 का आप लोग का प्रैक्टिस हो गया है। ठीक है, तो आप लोग आराम से थ्योरी पढ़िए और क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसके अलावा भी हम रिवीजन सीरीज एक लाएंगे यूनिट 1 में, जो और इसमें तो बहुत चीज़ नहीं दिया गया है। ठीक है, थ्योरी में हम इसके अलावा भी आप लोग के लिए यूनिट 1 को और अच्छे से हम रिवीजन सीरीज में जो भी छूटा हुआ है हर एक चीज़ आप लोग को कवर करवाएंगे। तो आप लोग का प्यार अगर अच्छा रहा, ठीक है, अगर आप लोग का साथ अच्छा रहा तो और इससे भी अच्छा कंटेंट हम लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बस आप लोग अच्छे से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट हम ला सकें। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने में देखिए मेहनत लगता है और इसलिए कम से कम अच्छा अगर कंटेंट है तो उसको आप लोग लाइक किया कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है चैप्टर 12 है, चैप्टर 12 को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप है। तो पहला है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। क्या ज्ञान किसी भी देश, समाज या व्यक्ति के लिए सबसे मूल्यवान संपत्ति है? क्या ज्ञान जो है, नॉलेज, ये किसी भी देश या समाज या व्यक्ति के लिए सबसे क्या है, मूल्यवान संपत्ति है। ठीक है, नॉलेज के बल पे ही कोई भी देश इतना आगे बढ़ रहा है, कोई भी समाज इतना तरक्की कर रहा है, कोई भी व्यक्ति इतना आगे बढ़ रहा है, तो किसके बल पे? ज्ञान के बल पे, नॉलेज के बल पे। ठीक है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, एक मूल्यवान संपत्ति हो गया। ठीक है, बौद्धिक संपदा भौतिक संपदा की तरह ही एक संपत्ति है। जिस तरह से आप लोग का भौतिक चीज जो आप लोग का संपत्ति होता है, जैसे अगर आपके पास गाड़ी है तो वो आपका संपत्ति हो गया, घर हो गया संपत्ति हो गया, वो भौतिक चीज है। ठीक है, फिजिकल चीज है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन ज्ञान जो है उसको आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो भी एक संपत्ति है। कहने का मतलब यही हुआ कि बौद्धिक संपदा जो है, जो आपका विचार का जो संपदा है, जो आपके पास नॉलेज है जिससे आप आगे बढ़ रहे हैं, वो क्या है, आप एक संपत्ति है। चलिए इसका परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या कह रहा है कि बौद्धिक संपदा मुख्य रूप से मानव निर्मित संपदा है। बौद्धिक संपदा क्या है? मुख्य रूप से मानव निर्मित संपदा है, मानव के द्वारा निर्मित संपदा है, जो भौतिक रूप से अदृश्य होती है, जो भौतिक रूप से आपको फिजिकल रूप से दिखाई नहीं देगा, वो तो आपके क्या है, मस्तिष्क में है, दिमाग में नॉलेज। ठीक है, तो वो एक अदृश्य होती है। ठीक है, इसे समझने और मूल्यांकन करने के लिए विशेष बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। इसे समझने के लिए क्या होता है, मूल्यांकन करने के लिए विशेष बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। तो आप लोग समझ गए कि बौद्धिक संपदा क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका क्षेत्र हम लोग देख लेते हैं, बौद्धिक संपदा में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। ठीक है, तो इसमें जो क्षेत्र आता है, पहला है साहित्यिक हो गया, कलात्मक हो गया, वैज्ञानिक कार्यों से संबंधित हो सकता है। इनमें से वैज्ञानिक द्वारा की गई खोजें, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन, ट्रेडमार्क हो गया, सेवा चिन्ह हो गया, व्यावसायिक नाम शामिल हैं। ठीक है, मतलब
कोई भी क्षेत्र हो सकता है, जैसे साहित्य हो गया, कोई लेखक है अपना बुक लिख रहा है, ठीक है, कलात्मक कोई पेंटिंग कर रहा है तो कोई कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वैज्ञानिक कार्य से हो गया रिलेटेड, जैसे कोई आविष्कार कर रहा है नया नया चीज़ का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ठीक है। उसी तरह वैज्ञानिक द्वारा की कोई खोज हो गया, आविष्कार हो गया, औद्योगिक डिजाइन हो गया, देख रहे हैं ना, किसी तरह जैसे मोबाइल हो गया या किसी का लोगो आप देख रहे हैं, हर एक चीज़ का डिजाइन अलग अलग है, ठीक है। तो वो सब क्या है, बौद्धिक संपदा है। ट्रेडमार्क हो गया, सेवा चिन्ह हो गया, व्यावसायिक नाम हो गया, ये सब क्या है, बौद्धिक संपदा है, ठीक है। प्रकार देख लेते हैं, बौद्धिक संपदा के प्रकार क्या है। अध्ययन की दृष्टि से बौद्धिक संपदा को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कितने वर्गों में, दो प्रमुख वर्गों में। पहला है उद्योग संबंधी बौद्धिक संपदा, उद्योग से रिलेटेड जो बौद्धिक संपदा है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी आता है, पेटेंट आता है, ट्रेडमार्क आता है, औद्योगिक डिजाइन आता है, भौगोलिक पहचान आता है, एकीकृत सर्किट के लेआउट डिजाइन भी आते हैं, ठीक है। उद्योग संबंधी बौद्धिक संपदा में क्या क्या आता है, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, औद्योगिक डिजाइन हो गया, भौगोलिक पहचान हो गया, ये सब उद्योग संबंधी बौद्धिक संपदा है। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा कौन सा प्रकार है। दूसरा प्रकार है कॉपीराइट, ठीक है, दूसरा हो गया कॉपीराइट। इसके तहत क्या आता है, साहित्यिक हो गया, कलात्मक कार्य जैसे उपन्यास, कविता, नाटक, फिल्म, संगीत, पेंटिंग, फोटोग्राफी, मूर्तियाँ और वास्तुशिल्प डिजाइन आते हैं, ठीक है। इसके तहत क्या क्या आता है, साहित्यिक से रिलेटेड कोई बुक लिख रहा है, किसी राइटर का बुक है तो उसका वो कॉपीराइट हो गया, ठीक है, उसके परमिशन से ही कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कलात्मक कार्य हो गया, कोई कला का कार्य या उपन्यास कोई लिख रहा है, कविता कोई लिख रहा है, नाटक, फिल्म, ठीक है, संगीत, पेंटिंग, ये सब क्या है, कॉपीराइट है। आपको उसके जो ऑनर होंगे उससे आपको क्या परमिशन लेना पड़ेगा अगर आपको उपयोग करना है तो, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर क्या है। आईपीआर है बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यक्तियों को उनके दिमागी उपयोग से की गई रचनाओं के लिए दिए गए अधिकार है, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्या है कि व्यक्ति के दिमाग से जो उपयोग की गई रचना है उसको दिए गए अधिकार है। मान लीजिए कोई अपने दिमाग से, कोई व्यक्ति अपने दिमाग से किसी भी चीज़ का क्या किया है, अगर रचना किया है तो उसको जो मिलता है अधिकार उसी को बोलते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक है। ये अधिकार आमतौर पर निर्माता को एक निश्चित समय के लिए उसकी रचना के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं, ठीक है, एक निश्चित अवधि के लिए, ठीक है, जिसका मतलब उसकी रचना के उपयोग पर विशेष अधिकार देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी आवश्यकता और महत्व क्या है। आवश्यकता क्यों है और महत्व क्या है, मानवता की प्रगति, ठीक है, मानव के प्रगति के लिए भी आवश्यक है, ठीक है, भलाई के लिए प्रौद्योगिकी संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्यों को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। मान लीजिए नया नया जो आविष्कार हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि मानव की प्रगति हो रहा है, भलाई के लिए भी प्रौद्योगिकी, जैसे भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो इतना सारा मिसाइल था तो वो किस लिए था, भलाई के लिए था, कि अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के आने से भी, ठीक है, भलाई के लिए हो गया। संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्यों को बढ़ावा मिलता है, संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्य को बढ़ावा मिलता है। अगला है नई रचनाओं की कानूनी सुरक्षा आगे के नवाचार के लिए अतिरिक्त संसाधनों को प्रोत्साहित करती है, ठीक है, नई रचनाओं की कानूनी सुरक्षा या आर्थिक विकास को गति देता है, ठीक है, नई नौकरियां और उद्योग बनाता है और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। नया नया आविष्कार आने से क्या होता है कि नई नई नौकरियां का सृजन होता है, उद्योग मतलब नया नया उद्योग आता है तो नया नया रोजगार का सृजन होता है, इससे आर्थिक विकास होता है, जीवन का इससे क्या होता है, गुणवत्ता बढ़ता है, सही तरीके से लोग जीवन यापन करते हैं। संरक्षण अवधि क्या है इसका, पेटेंट के मामले में यह अवधि आमतौर पर 20 वर्ष होती है। पेटेंट के मामले में अगर पूछेगा तो 20 वर्ष जनरली, ठीक है। साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लिए कॉपीराइट लेखक के मृत्यु के बाद न्यूनतम 50 वर्षों तक सुरक्षित रहता है। अगर लेखक जब तक जिंदा है तब तक तो उसका अधिकार है, कॉपीराइट है, ठीक है, और लेखक की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के 50 साल तक उस पर उस लेखक का अधिकार रहेगा, ठीक है, 50 साल तक मिनिमम। चलिए अगला देखते हैं, पेटेंट क्या है। पेटेंट एक आविष्कार
के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है। ठीक है, पेटेंट उसको दिया जाता है जो आविष्कार करता है। मान लीजिए अभी आप लोग किसी चीज़ का आविष्कार करेंगे, ठीक है, वो चीज़ अगर दुनिया में नया है तो उसका आपको पेटेंट मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपका अधिकार हो जाएगा, एक विशेष अधिकार आपका हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि पेटेंट एक आविष्कार के लिए दिया गया विशेष अधिकार है, उत्पाद या प्रक्रिया जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करती है पेटेंट। ठीक है, तो समझ गए पेटेंट क्या है। अगला है, यह व्यक्तियों को उनकी रचनात्मकता की पहचानने और उनके विपणन योग्य आविष्कारों के लिए पुरस्कार की संभावना प्रदान करके प्रोत्साहन देता है। ठीक है, नया आविष्कार कोई चीज़ किया है तो उसको पेटेंट से क्या होता है, पुरस्कार की संभावना प्रदान करके प्रोत्साहन देता है। अगला है, पेटेंट संरक्षण का अर्थ है कि आविष्कार को पेटेंट मालिक की सहमति के बिना व्यावसायिक रूप से बनाया, उपयोग, वितरित या बेचा नहीं जा सकता है। पेटेंट संरक्षण का अर्थ यह हुआ कि मान लीजिए कोई चीज़ का आप आविष्कार किए हैं, ठीक है, तो आपको पेटेंट अगर मिल गया तो उस पर आपका अधिकार हो गया। अब कोई भी आदमी जब तक आपका सहमति नहीं हो तब तक उसका व्यावसायिक रूप से नहीं बना सकता है, ठीक है, यूज नहीं कर सकता है, या ना वितरित कर सकता है, ना बेच सकता है, जब तक आपकी सहमति ना हो। ठीक है, ये आपका अधिकार दिया गया है कि आप जब तक उसको हाँ नहीं बोलेंगे तब तक कोई उसका यूज नहीं कर सकता, ना बेच सकता है, ना वितरित कर सकता है। ठीक है, अगला है, पेटेंट मालिक दूसरों को अपने आविष्कार का उपयोग करने के लिए क्या करता है, लाइसेंस दे सकता है और अधिकार बेच सकता है। और पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद सुरक्षा समाप्त हो जाती है और आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में आ जाती है। अगर पेटेंट का अवधि समाप्त हो गया है तो वो कहाँ जाता है, तब वो आविष्कार जो है वो सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत में पेटेंट। भारत में पेटेंट कब से लागू हुआ? भारत में पहला पेटेंट कानून 1856 ईस्वी में बना, जो 1852 के ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित था। भारत में जो पहला पेटेंट कानून 1856 ईस्वी में बना है तो किस पे आधारित था? 1852 ईस्वी के ब्रिटिश पेटेंट कानून पर आधारित था। नया पेटेंट कानून 1970 में बना और 20 अप्रैल 1972 ईस्वी को लागू होता है। नया पेटेंट कानून कब बनता है? 1970 में, और लागू कब होता है? 20 अप्रैल 1972 ईस्वी को लागू होता है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में कॉपीराइट। अब हम कॉपीराइट के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कॉपीराइट अंग्रेजों द्वारा निर्मित कॉपीराइट कानून 1911 कुछ संशोधनों के साथ 1914 ईस्वी में लागू होता है। ठीक है, अगला क्या है? ब्रिटिश कॉपीराइट कानून 1956 के आधार पर भारत में नया कानून 21 जनवरी 1958 ईस्वी को लागू होता है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में कॉपीराइट कानून कब आया? 1958 ईस्वी में, 21 जनवरी 1958 ईस्वी को लागू किया गया। ठीक है, और 1992 ईस्वी में कानून में संशोधन किया गया। कॉपीराइट कानून में पहला संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। और सृजनकर्ता को अपने जीवन काल के बाद 60 वर्षों तक रॉयल्टी का अधिकार दिया गया है। ठीक है, मान लीजिए किसी का कॉपीराइट है, कोई चीज़ का आविष्कार या लेखक है, तो अगर वो उस लेखक की मृत्यु हो जाती है तो उसके 60 साल तक उसका अधिकार रहेगा। ठीक है, मृत्यु होने के बाद भी। चलिए आगे है, बौद्धिक संपदा अधिकार। पुस्तकालय। पुस्तकालयों में सूचना तक पहुंच को बौद्धिक संपदा अधिकारों द्वारा प्रतिबंधित किया जाना चाहिए या नहीं, यह एक विचारणीय विषय है। ठीक है, पुस्तकालयों ने खुली लाइसेंसिंग, मुफ्त सॉफ्टवेयर और नए प्रकाशनों के वितरण में सक्रिय रुचि दिखाई है, जो सूचना निर्माता के अधिकारों का सम्मान करते हुए विचारों को व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं। ठीक है, अगला है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। पुस्तकालय आंदोलन के विचारों के समान है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है वो पुस्तकालय आंदोलन के विचारों के समान है। अगला क्या है? सेंसरशिप है। परिभाषा। सेंसरशिप भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स या अन्य समूहों द्वारा आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील या असुविधाजनक माना जा सकता है। ठीक है, सेंसरशिप क्या होता है कि सेंसरशिप भाषण हो गया, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स या अन्य समूहों द्वारा आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील, असुविधाजनक माना जा सकता है। कि मान लीजिए जिससे ऐसा भाषण नहीं देना है कि जिससे किसी को दिक्कत हो पब्लिक में। ठीक है, सार्वजनिक रूप से दिक्कत हो। जैसे मान लीजिए फिल्म में भी देख लेते हैं कि जैसे
फिल्म जो कोई फिल्म बनता है तो बोला जाता है कि सेंसर में पास नहीं हुआ। कहने का मतलब वो उसमें कुछ इलीगल चीज़ रहता है। इलीगल कहने का मतलब है कि कोई ऐसा चीज़ जो जिससे सार्वजनिक रूप से कोई नहीं देख सकता है, ठीक है, उससे दिक्कत होगा या संवेदनशील होगा, किसी को उससे प्रभाव पड़ता है, ठीक है, सामाजिक स्तर पर, या असुविधाजनक है किसी को देखने में, साथ में देखने में, या उसे देख रहे हैं कॉपी, अगर कोई फिल्म बनता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आप लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं, या आप लोग एडल्ट हैं, 18 साल से ऊपर का लोग देख सकते हैं, बच्चा नहीं देख सकता है। तो ऐसा उस फिल्म में रहता है, सेंसर के द्वारा पास रहता है कि नहीं ये सिर्फ एडल्ट के लिए है, बच्चा के लिए नहीं है, ठीक है। तो उस वही कहने का मतलब हुआ, परिभाषा वही हुआ कि सेंसरशिप भाषण, सार्वजनिक संचार या अन्य जानकारी का दमन जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स या अन्य समूहों द्वारा आपत्तिजनक, ठीक है, हानिकारक, संवेदनशील और असुविधाजनक माना जा सकता है, ठीक है, जिससे किसी को भी दिक्कत हो, आपत्तिजनक हो, हानिकारक हो, संवेदनशील हो, असुविधाजनक हो, उसको ही सेंसरशिप बोला है, ठीक है। चलिए आगे है स्व सेंसरशिप। क्या हुआ? स्व सेंसरशिप जब कोई लेखक या निर्माता स्वयं अपने काम या भाषण को सेंसर करता है, इसे स्व सेंसरशिप कहा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई लेखक या निर्माता अपने से स्वयं से अपने काम या भाषण को सेंसर करता है कि नहीं हम जो भाषण दिए वो सही है, सब कुछ सही है, तो इसे क्या कहा जाता है? स्व सेंसरशिप कहा जा सकता है। चलिए अगला है सेंसरशिप के प्रकार क्या है। सेंसरशिप के प्रकार, सेंसरशिप के प्रकार देखते हैं। पहला प्रकार है पुस्तक सेंसरशिप। पुस्तकों पर राष्ट्रीय या स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। पुस्तक पे भी सेंसरशिप लागू होता है अगर पुस्तक में आपत्तिजनक बात नहीं लिखा हुआ हो, ठीक है, किसी के बारे में नहीं लिखा हुआ, किसी के मान सम्मान के बारे में नहीं लिखा हो, ठीक है, अगर लिखा हो तो उस पर भी सेंसरशिप प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है। फिल्म सेंसरशिप हो गया, विभिन्न देशों अलग अलग स्तरों पर फिल्मों को सेंसर करते हैं, ठीक है। चीन एक साल में केवल 34 विदेशी फिल्म को मंजूरी देता है। कोई फिल्म बनता है तो उसका भी सेंसर होता है, सेंसर से पास होता है, तब जाके वो फिल्म रिलीज होता है, ठीक है। अगला है संगीत सेंसरशिप। यह राज्यों, धर्मों, शैक्षणिक व्यवस्थाओं आदि द्वारा लगाया जाता है। जैसे बिहार का जो भी है भोजपुरी गाना, इसमें कोई सेंसर ही नहीं है, जो जिसको जो मन होता है पकड़ के गा देता है, ठीक है। उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता है गायक को कि वो पब्लिक डोमेन में जो आया है उससे कितना को दिक्कत हो रहा है, ठीक है। भोजपुरी गाना आप लोग फैमिली में बैठ के नहीं सुन सकते हैं, तो यही चीज़ है सेंसरशिप। सेंसर रहता तो क्या होता कि वो गाना रिलीज ही नहीं होता, ठीक है। अगला है मैप्स सेंसरशिप। यह अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है। छवियां सेंसरशिप। आपत्तिजनक समझी जाने वाली तस्वीरों और पेंटिंग्स को नष्ट करने का आदेश दिए जाते हैं। जो भी आपत्तिजनक तस्वीर होगा, पेंटिंग्स होगा, उसको क्या करेगा? नष्ट करने का आदेश दिया जाता है छवियां सेंसरशिप के तहत। अगला इंटरनेट सेंसरशिप। इंटरनेट पर प्रकाशन या सूचना तक पहुंच का नियंत्रण या दमन। इंटरनेट पर प्रकाशन या सूचना तक पहुंच का नियंत्रण करना या दमन करना। अगर कोई भी चीज़ गलत है तो उसका दमन करना, सही चीज़ है तो उसको नियंत्रण भी करना, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सेंसरशिप का जो चैप्टर था वो कंप्लीट हुआ थ्योरी। अब हम लोग मॉडल क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक दबा के क्या कीजिए, ठीक है, शेयर भी क्या कीजिए, अगर नए लोग जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब भी क्या कीजिए, ठीक है। इससे भी अच्छा कंटेंट और भी लाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग पढ़ते जाइए। चलिए अगला पहला प्रश्न है मॉडल क्वेश्चन का कि बौद्धिक संपदा को मुख्य रूप से किन दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, उद्योग संबंधी और सृजन संबंधी, ठीक है। अगला प्रश्न है बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लेख मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 27। अगला प्रश्न है बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? पूछेगा क्वेश्चन, बर्न कन्वेंशन कब हुआ था? 1886 में। किसके संरक्षण से संबंधित है? तो हो जाएगा साहित्यिक और कलात्मक कार्य, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में 1992 के संशोधन के अनुसार लेखक की मृत्यु के बाद कॉपीराइट कितने वर्षों तक सुरक्षित रहता है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 60 वर्ष तक।
किसी आविष्कार के लिए दिया गया अनन्य अधिकार, एक्सक्लूसिव राइट, क्या कहलाता है? तो पेटेंट कहलाता है। कोई आविष्कार है, नया चीज़ है, तो उसके लिए पेटेंट है। सामान्यतः एक पेटेंट की सुरक्षा अवधि कितनी होती है? जनरली कितना होता है? 20 वर्ष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में नया पेटेंट कानून 1970 की स्थिति से लागू हुआ है, तो 20 अप्रैल 1972 ईस्वी से लागू हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषण, सार्वजनिक संचार, अन्य जानकारी का दमन जिसे आपत्तिजनक या हानिकारक माना जा सकता है, क्या कहलाता है? सेंसरशिप कहलाता है। अगला प्रश्न है, जब कोई लेखक या निर्माता स्वयं अपने काम को सेंसर करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वयं सेंसरशिप कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा विपो किन 2 प्रमुख सम्मेलनों का प्रबंधन करता है? तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, पेरिस और बर्न कन्वेंशन। अगला प्रश्न है, भारत में पहला भारतीय पेटेंट कानून किस वर्ष बना? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856 में। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में क्या औद्योगिक संपत्ति का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या औद्योगिक संपत्ति का एक उदाहरण है? क्या है बताइए? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्रेडमार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सृजन संबंधी बौद्धिक संपदा का एक उदाहरण है? इसका हो जाएगा संगीत रचना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में कॉपीराइट कानून कब लागू हुआ? तो 1958 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, पेटेंट मालिकों को उनके आविष्कारों के लिए क्या प्रदान करता है? पेटेंट मालिकों को उनके आविष्कारों के लिए क्या प्रदान करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमित अवधि के लिए संरक्षण। गूगल मैप्स द्वारा कुछ क्षेत्रों को धुंधला या काला कर देना किस प्रकार के सेंसरशिप का उदाहरण है? हो जाएगा ऑप्शन डी, मैप सेंसरशिप या नक्शा सेंसरशिप। अगला प्रश्न है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन के विचारों को किस आंदोलन के समान माना गया है? तो पुस्तकालय आंदोलन। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आंदोलन के विचारों को पुस्तकालय आंदोलन के समान माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा का वह प्रकार जो किसी उत्पाद को मूल स्थान को दर्शाता है, जैसे बनारसी साड़ी, क्या कहलाता है? हो जाएगा ऑप्शन डी, भौगोलिक पहचान, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसको बोलते हैं जीआई टैग। अगला प्रश्न है, भारत में पेटेंट व्यवस्था पर पुनर्विचार के लिए न्यायमूर्ति अयंगर ने अपना प्रतिवेदन किस वर्ष दिया? तो हो जाएगा 1959 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के सेंसरशिप में सेंसर किए गए ग्रंथ को फिर से लिखा जाता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रिएटिव सेंसरशिप। क्रिएटिव सेंसरशिप, किस प्रकार के सेंसरशिप में सेंसर किए गए ग्रंथ को फिर से लिखा जाता है? क्रिएटिव सेंसरशिप। अगला प्रश्न है, एक पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद आविष्कार की स्थिति क्या होती है? तो वह क्या होता है? सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है, पब्लिक डोमेन में प्रवेश करता है। अगर पेटेंट की अवधि समाप्त हो गया तो वो पब्लिक डोमेन में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रस्तुति किस प्रकार की बौद्धिक संपदा के अंतर्गत आते हैं? हो जाएगा ऑप्शन बी, सृजन संबंधी। किसके अंतर्गत? सृजन संबंधी। अगला प्रश्न है, किस देश के कानून में विदेशी फिल्मों के वितरण पर संख्यात्मक सीमा जैसे प्रति वर्ष 34 फिल्में लगाई गई है? तो हो जाएगा चाइना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालयों द्वारा ओपन लाइसेंसिंग और मुफ्त सॉफ्टवेयर में रुचि दिखाने का क्या कारण है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, सूचना तक व्यापक पहुंच प्रदान करना। अगला प्रश्न है, 1911 तक भारतीय पेटेंट एवं डिजाइन कानून किस देश के कानून पर आधारित था?
तो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश कानून पर आधारित था। तो इस तरह से हम लोग का 25 मॉडल क्वेश्चन समाप्त हुआ है। थ्योरी और मॉडल क्वेश्चन हम लोग देख लिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 12 वीडियो अपलोड किए हैं, उसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके सारा वीडियो को देखिए, थ्योरी पढ़िए, फिर उसका आप लोग प्रैक्टिस कीजिए इस वीडियो में MCQ। ठीक है, इसके बाद यूनिट 1 का हम एक अमित किशोर का अलग वीडियो बना दिए हैं, उसमें भी 6 से 7 वीडियो है। तो यूनिट 1 का वहाँ 370 प्रश्न है, तो वहाँ से भी ऑब्जेक्टिव को प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप लोग का यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूनिट 2 पुस्तकालय एवं सूचना केंद्रों का प्रबंधन जो है मैनेजमेंट कैसे होगा, तो इस पे हम लोग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और आप लोग को अच्छे से पढ़ना है और सही तरीके से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हमारा प्रयास आप लोग को कैसा लगता है, सही लग रहा है तो दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट हम लाने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ठीक है, गर्मी में भी पंखा उंखा बंद करके वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ता है कि ताकि कोई बैकग्राउंड नॉइज आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करे। ठीक है, तो इसलिए कम से कम मेरे मेहनत का कम से कम इतना तो आप लोग कर सकते हैं कि दबा के लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।